हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मैं शिवा फिर से देखो हम मैथ्स की क्लास लेके आए। जैसा कि सभी को मालूम है कि हम वही प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। तो देखो जो भी 2024 में एग्जाम हुए हैं, जैसे ALP का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, जैसे RPM SI का हो गया, तो वो सारे क्वेश्चन ही हम करवा रहे हैं। तो प्लीज विद्यार्थी ईमानदारी से अपना करना और बिल्कुल, क्योंकि जो आगे जो है 4 तारीख से SSC GD का एग्जाम भी लगा हुआ है, तो उसके लिए भी फायदेमंद होगा। तो सीधे अब क्वेश्चन पे ही चलते हैं। फिर से एक बात बता देते हैं कि ऑल वन डे एग्जाम कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर लो, कोई भी विद्यार्थी वन डे एग्जाम के लिए ये सब क्लास चलाई जा रही है। तो अब सीधे क्लास पे ही चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन है तीन संख्याएं 5:6:8 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल यदि इनका योगफल 3800 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है हमारा 1200, 2000, 1000, 1600। देखो ये क्वेश्चन ALP में पूछा गया था, जो 2024 का भी पेपर हुआ है ALP का, उसी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो सारे अपडेटेड सवाल अब करवा रहे हैं, तो ईमानदारी से करना इसको। देखो ध्यान से यहाँ पे कह रहा है तीन संख्याएं जो है इनका रेशियो दिया गया 5:6:8 के अनुपात में है, और इनका योगफल दे दिया कितना दे दिया गया 3800। यानी तीन संख्या A रेशियो B रेशियो C मान लेंगे 5:6:8। इनका योगफल यहाँ पे कितना दे दिया है, योगफल दे दिया है हमारा 3800 दे दिया है। फिर यहाँ पे हम कह रहा था सबसे बड़ी संख्या निकालो, तो 3800 यहाँ पे यानी योगफल यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो योगफल हो जाएगा 8 से 14 14 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी यहाँ पे योग आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 19, और यहाँ पे योग कितना दे दिया 3800, यानी 1900 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3800 हो जाएगी। तो एक की वैल्यू निकालिए, यानी 19 के 19 दूना 38, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो बेटा सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये सीधे 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी सीधे 8। तो 8 की वैल्यू हो जाएगी यानी 200 × 8, यानी 200 × 8, 8 गुना कितना हो जाएगा 1600। यानी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। तो उम्मीद है नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सौदे में 30% और 35%, 30% और 35% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी। एकल छूट के बराबर होगी। पहला ऑप्शन है हमारा 60%,
65%, 54.5%, 55.5%। देखो एक सौदे में यहाँ पे डिस्काउंट दिया, यानी पहला जो डिस्काउंट दे दिया है यहाँ पे कितना 30% और दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना दे दिया है 35%। तो कहना चाहिए एकल छूट। तो देखो इसको बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो हमें सबसे आसान होता है कैलकुलेशन कम दे देता आसानी से आ जाता है, वो होता है फार्मूला होता है परिवर्तन प्रतिशत का। परिवर्तन प्रतिशत का जो फार्मूला होता है ये होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। यानी अगर जो कमी होती है तो माइनस लेते हैं और वृद्धि होती है तो हम प्लस लेते हैं। तो देखो डिस्काउंट का मतलब कमी ही होती है। जैसे ग्राहक होता है कोई डिस्काउंट दे रहा है तो उसका मतलब वो कमी कर रहा है, यानी ये क्या है कमी है। तो इनको माइनस ले लेंगे, यानी ये माइनस 30 हो जाएगा, ये माइनस 35 हो जाएगा। और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है, यानी प्लस 30 इंटू 35 बटा 100 हो जाएगा। या फिर ये माइनस साइड हो जाएगा, यानी 5 और 3 3 6 हो जाएगा, यानी -65। यहाँ पे 0 से 0 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 3 3 करना हो 10, 5 3 15 3 3 करना हो 10, एक 0 लगा हुआ जो में दशमलव लग जाएगा। अब देखो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 65.0, ये हो जाएगा 10.5, 10 में 5 घटाएंगे 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 में घटाएंगे 4, यानी एकल छूट हमारी किसके बराबर हो जाएगी 54.5%। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लो। नोट्स बनाते रहेगा अपना ईमानदारी से, क्लास करते रहेगा। नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु, 2 वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का योगफल 40 वर्ष है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करो। ये देखो क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हमारा 10, 14, 16, 12। देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा था 2 वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चों की आयु का योगफल कितना है 4 वर्ष। यानी जो बच्चे 5 बच्चों ने जन्म लिया है तो उनकी जो आयु का जो अंतर आ रहा है 2 साल का आ रहा है। तो सबसे पहले बच्चे की आयु ज्ञात करना। तो देखो अगर जो हम पहले बच्चे को अगर जो हम x मान लेंगे, पहले बच्चे को x मान लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का अंतर है। तीसरा जो बच्चा हो जाएगा वो हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। अब
फिर चौथा जो बच्चा हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, और जो पांचवा बच्चा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि दो साल का अंतर है। कह रहा था सभी का योगफल कितना है 40 है, तो सबका योग कर दो, यानी x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अब इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5x हो जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 6 14 14 4 18 2 20 बराबर हो जाएगा 40। 5 तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 20 बचेगा, 5 जगह जब 5 चौक 20, यानी x वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। कह रहा था सबसे बड़े बच्चे की उम्र यहाँ पे कितनी है x प्लस 8 है, यानी बड़े बच्चे की उम्र जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी x प्लस 8। x वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4, यानी 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लो फटाफट। उम्मीद है नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है अरुण जयश्री से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपए की राशि उधार लेता है। 9,000 रुपए की राशि उधार लेता है जो प्रतिवर्ष संयोजित होती है, संयोजित होती है। 2 वर्षों के बाद अरुण द्वारा सभी बकाया राशि चुकाने के लिए कुल कितनी धनराशि देनी होगी? कुल कितनी धनराशि देनी होगी? पहला ऑप्शन है हमारा 10,098, 10,890, 10,980, 10,089। देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा था अरुण ने जो है, देखो आदमी कोई ना कोई पैसा किसी से उधार लेता है, तो कोई साधारण ब्याज पे लेता है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज पे लेता है। तो यहाँ पे अरुण ने जो है जयश्री से 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है उसने 9,000 रुपए की राशि उधार लिया है, जो प्रतिवर्ष संयोजित होती। 2 वर्षों के बाद अरुण द्वारा बकाया राशि कितनी वापस, कहने का मतलब जो है वो पूरा पैसा जो है ब्याज सहित अरुण कितना वापस करेगा, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का केस है। तो देखो यहाँ पे अगर जो मूलधन देखा जाए तो मूलधन यहाँ पे कितना है 9,000 है, और दर यहाँ पे कितनी है 10% है, और समय यहाँ पे दे दिया गया यानी टी का मान दे दिया है 2 साल है। जब भी CI का केस हो तो देखो हमेशा इसमें क्या करना
10 को फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी 1/10, यानी 10 से 11 पहले साल, फिर 10 से 11, यानी 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 × 11 121। ये हमारा होता है, ये हमारा मूलधन होता है, ये टोटल होता है हमारा अमाउंट होता है, और इनके बीच का जो अंतर आता है यानी 21, ये हमारा होता है CI होता है। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखो यहाँ पे मूलधन क्वेश्चन में कितना दे दिया, 9 है, यहाँ पे मूलधन कितना 100 है, यानी यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9000 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 90000 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा कि अरुण जो है कितना पैसा वापस करेगा, तो अरुण पूरा यहाँ पे मिश्रधन यानी 121 पैसा वापस करेगा, तो 121 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी मूलधन अमाउंट हो जाएगा 121, तो 121 की वैल्यू निकालेंगे, 121 × 90, तो ये हो जाएगा 0, 9 1 के 9, 9 2 9 18, 9 1 के 9 1 10, यानी पैसा कितना वापस करेगा, 10,890। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 10,890 रुपये वो पूरा पैसा वापस करेगा। फटाफट नोट कर लो, सारे अपडेटेड सवाल है। उम्मीद है नोट हो गया होगा, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 1/3 भाग 60% और 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% की साधारण ब्याज पर 10% की साधारण ब्याज पर निवेश करता है, साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल 561 रुपए का ब्याज मिलता है, कुल 561 रुपए का ब्याज मिलता है, तो प्रारंभिक आय कितनी थी, प्रारंभिक आय कितनी थी। पहला ऑप्शन है 4500, 6600, 7500 और 3000। देखो ये क्वेश्चन है, उम्मीद है नोट हो गए होगा। देखो यहाँ पे कह रहा था एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 60% की और 1/4 भाग 8% और शेष भाग को 10% की साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल जो है उसे 561 रुपए का ब्याज मिलता है, तो कह रहा था प्रारंभिक आय। तो देखो जब भी हमेशा इसमें एक चीज याद रखें, जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू हो 1/3 1/4 ऐसा पूछो तो हमेशा जो कुल मानना, कभी भी कुल अगर जो मानना, कुल राशि मानना, तो हमेशा इनका एलसीएम मानना, यानी 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हम कुल राशि मान लेते हैं 12x मान लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे कह रहा था कुल राशि का 1/3 भाग, अगर तो हम देखेंगे 12x का 1/3 कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, यानी ये हो जाएगा 4x, यानी 4x को जो निवेश कर रहा है रिजल्ट कितनी है 7% पे निवेश कर रहा है बटा 100, ये साल है। अब प्लस यहाँ पे कह रहा था 1/4 भाग, यानी 12x का 1/4 भाग निकालेंगे तो 4 के 12 ये हो जाएगा 3x, ऐसे निवेश कर रहा है 8% की दर पर बटा 100 प्लस यहाँ अब शेष देखो यहाँ पे 4x हो गए 3x हो गए, 4 कितना हो जाएगा 7x, अभी भी कितना बचा हुआ है 5x बचा हुआ है, क्योंकि टोटल हमने 5 माना है, यानी 5x इंटू 5x की यहाँ पे दर कितनी है 10% है, यानी 10 बटा हो जाएगा 100, परसेंटेज नहीं लगेगा बराबर। अब ये टोटल ब्याज यहाँ पे कितना मिल रहा है 561, यानी बराबर हो जाएगा 561। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौको 28x हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा 8 का 24x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 ना 50x बटा 100। जब हर समान होता है तो सीधी संख्या को एक में एकत्रित कर लेते हैं 561, ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लो, यहाँ पे 8 4 12 हो जाएगा और 2 5 2 7 7 2 9 1 10 हो जाएगा, यानी 102 x की वैल्यू हो जाएगी 561 यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 561 बटे 102। अब देखो हमें ये x हमें निकालना है टोटल राशि कितनी है, टोटल राशि, तो टोटल राशि हमने कितनी मानी हुई है 12x, यहाँ पे यानी कुल राशि हो जाएगी, कुल राशि हो रहा है हमारी 12x है, यानी 12x की वैल्यू कितनी है 561 बटा 102 है। इसको काटेंगे, देखो जब इसको काटेंगे ना दो से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कट 2 दूना 4 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ पे हो जाएगा 0 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 पंचे 10 2 1 के 2। अब जब 51 को जब काटेंगे ना तो यहाँ पे ये देखो कितनी बार कटेगा, इसको जब काटे ये पूरा तो ये पूरा 55 बार में कटेगा, पूरा 55 बार में, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू हो जाएगा 55, तो यहाँ पे 12 0 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 66 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी ये टोटल राशि हमारी आ जाएगी 6600 आ जाएगी, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा। काटा है कैलकुलेशन किया है, केवल हमने अपने मन में कर लेना कैलकुलेशन। नोट हो गया हुआ, अभी चलते हैं। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो। 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन है 15 15 14 13। देखो यहाँ पे कह रहा था 50 से छोटी अभाज्य संख्या है। देखो अभाज्य संख्या हमेशा याद रखना, 1 से अगर जो हम 100 तक कभी पूछे, 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्या हमेशा कितनी होती है 25 होती है।
1 से 100 तक कितनी होती है 25। अगर जो पूछेंगे 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 50 तक अभाज्य संख्या हमेशा याद रखना 15 होती है। कितनी होती है? 15। तो यहाँ पे कह रहा था 50 से छोटी यानी 1 से 50 तक ही निकालना है अभाज्य संख्या। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी यहाँ पे संख्या 15 हो जाएगी। नोट हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा P और Q के वेतन का योगफल, P और Q के वेतन का योगफल, P और Q के वेतन का योगफल 2000 रुपये है, 2000 रुपये है। P अपने वेतन का 95%, P अपने वेतन का 95% खर्च करता है तथा Q अपने वेतन का 85% खर्च करता है, 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है, यदि उनकी बचत समान है तो यदि उनकी बचत समान है तो P का वेतन ज्ञात करो। तो P का वेतन याद करो, P का वेतन याद करो। देखो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कह रहा है P और Q के वेतन का योगफल कितना है? टोटल योगफल जो है 2000 रुपये है। P अपने वेतन का 95% खर्च करता है, Q अपने वेतन का 85% खर्च करता है, उनकी बचत समान है। देखो यहाँ पे P लिखेंगे, यहाँ पे Q लिखेंगे। देखो P जो होता है अपने वेतन को कितना खर्च कर रहा है? P जो है अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, तो ये खर्च है। तो जाहिर सी बात है, हमेशा याद रखना आय जो होती है, आय बराबर होता है हमारा व्यय प्लस बचत होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर जो पैसा कमाता है, कोई भी किसी चीज से पैसा कमाता है, तो वो अपने पैसे जो कमाता है वो होती है इनकम, उसी में वो खर्च करेगा, उसी में बचाएगा। यानी आय जो पैसा कमाएगा वो बचत और खर्च के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अगर जो हम ये से निकाल लेते हैं, ये खर्च कितना कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी बचत कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी हमारी 5% हो जाएगी, यानी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू काटेंगे 5 के 5 या 19 पर, यानी 19:1। यानी खर्च अगर जो ये 19 करेंगे तो बचाएगा कितना? 1। Q के लिए देखते हैं, Q जो है अपने वेतन का जो है 85% खर्च करता है, यानी 85% खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 15% बचा देगा, यानी ये खर्च हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। परसेंट के लिए यहाँ पे 5 से काटेंगे, इसको 17 बार में कटेगा, 5 या 15। यहाँ पे देखो Q का जो खर्च कितना है? 17, बचत कितनी है? 3। फिर देखो यहाँ पे कह रहा था दोनों की बचत समान है, तो ये तो बताओ दोनों की बचत यहाँ पे अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पे हम पे बचत समान कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने मन से, तो हो जाएगा 19 का 57 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ पे अब यानी बचत समान हो गई, यानी P की भी बचत कितनी है? 3। Q की भी बचत कितनी है? 3। तो इनकी यानी इसकी आय कितनी हो जाएगी? तो ये आय हो जाएगी 57, 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इसकी आय कितनी हो जाएगी? इसकी आय हो जाएगी टोटल हो 17, 3 20 हो जाएगी। अब निकाल लेते हैं P और Q की आय, P और रेशियो Q की आय का रेशियो निकाल लेते हैं। आय यहाँ पे P की आय कितनी है? 60, और Q की आय कितनी है? 20 है।
यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 1 2 2 3 6 यानी 3:1 यानी पी का जो पी और सी की आज का रेशियो आ जाएगा 3:1। टोटल इनकम कितनी है यहाँ पे, टोटल इनकम है यहाँ पे 2000। टोटल इनकम यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, यानी 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की वैल्यू हो जाएगी 2000 हो जाएगी। 4 से काटेंगे 4 5 6 20, 1 की वैल्यू हो जाएगी 500। कह रहा था पी का वेतन कितना है, तो पी का वेतन यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे, यानी 3 का वेतन 500 × 3 ये हो जाएगा 5 के 1500, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पी का वेतन हो जाएगा 1500। अब क्यू का वेतन निकालते हैं, क्यू का वेतन हो जाता हमारा 500 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। नोट हो गया, आगे चलती है। देखो सारे टॉपिक से सवाल लेके आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो कार की औसत चाल ज्ञात करो। कार की औसत चाल ज्ञात करो। ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये सवाल है, यहाँ पे कह रहा था एक कार जो है 80 किलोमीटर की दूरी जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है हमारा, औसत चाल का जो निकाला जाता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल। अब यहाँ पे देखो दूरी दी गई, यहाँ पे समय नहीं दिया गया, तो समय निकाल लेंगे। समय बराबर ये होता है हमारा, होता है दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखो पहले समय t1, यहाँ पे दूरी कितनी है 80 है और यहाँ पे चाल कितनी है 20 है, तो 20 चौको 80 यानी ये हो जाएगा 4 घंटा। फिर निकाल लेते हैं t2, यहाँ पे दूरी कितनी है 30 है और यहाँ पे समय चाल कितनी है 30 है, तो यहाँ पे कट जाएगा यानी ये आ जाएगा 1 घंटा। अब निकाल लेते देखो कुल दूरी, यानी पहले दूरी यहाँ पे 80 किलोमीटर है, फिर दूरी कितनी है 30 किलोमीटर है, बट ये टोटल समय हो जाएगा यहाँ पे 4 + 1, 80 30 कितना हो जाएगा 110/5, 5 से काटेंगे 5 × 10 5 × 10 यानी चाल आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा औसत चाल यानी आंसर हो जाएगा।
चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आगे इसी के आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद सभी को। बस एक ही बात कहेंगे कि क्लास अपना ईमानदारी से करना, क्योंकि आगे सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो सारे एग्जामों के लिए यूजफुल हो गए। स्पेशल कल SSC जीके का एग्जाम भी है, तो उसके लिए भी यूजफुल है। धन्यवाद।